हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कहाँ से आई है। देन हम फर्दर देखेंगे इस कॉस्ट की क्या क्लासिफिकेशन होती है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एग्जाम में जो मैं टाइप्स कराने वाला हूँ इनके इंडिविजुअल 3-3 मार्क्स के भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। वरना अगर लॉन्ग आंसर में जाऊँ तो 15 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आज की वीडियो से आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते भी है, बट कभी भी हम लोग गौर नहीं करते, इसकी डीप में नहीं जाते कि कॉस्ट असल में है क्या। काफ़ी लोग होते हैं जो कि कॉस्ट और प्राइस उन दोनों को एक जैसा मानते हैं एंड कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करूँ, कॉस्ट मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि कैसे मैंने कितने में अपना रॉ मटेरियल एक्वायर किया, कितना पैसा लगाया मैंने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जबकि प्राइस क्या होता है, प्राइस मेरा जब होता है जब कोई भी चीज़ मैं खरीदता हूँ जिसमें अल्टीमेटली जिसने भी उस चीज़ को प्रोड्यूस किया, जिस भी एंटरप्रेन्योर या कंपनी ने, उसकी उसमें क्या कॉस्ट लगी एंड उसमें उसने कितना प्रॉफिट लिया, उनका सम मेरा जाके प्राइस को कंट्रीब्यूट करता है। तो जब भी मैं कॉस्ट की बात करूँगा, कॉस्ट में मैं हमेशा देखूँगा टूवर्ड्स जो जो मेरे एक्सपेंसेस लगे या जो जो मेरी चीज़ें लगी फ्रॉम कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल, वो मेरा कॉस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन लिखी है एंड उसके अलावा एंथनी एंड विल्स की डेफिनेशन भी लिखी है। एग्जाम में हम लिखेंगे तो ज़रूरी होता है कि एक आध ऑथर या एक आध नोन ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी जाए। तो लिखोगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की पढ़ लेता हूँ। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल incurred on or attributable to a specified thing or activity। या फिर एंथनी ने क्या बोला था, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पसेस। आसान है, इसको और सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कॉस्ट मीन्स द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस अकर्ड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। दस कॉस्ट ऑफ एन article means the actual outgoings or ascertained changes incurred in its production and sale activities. In short, the amount of resources used up in exchange for some goods or services। आसान है, समझ आ गया। जैसे ही मैंने प्रॉफिट वाली चीज़ प्राइस से हटा दी, मेरी कॉस्ट निकल के आ गई। कैसे मैंने, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखो तो एक सिंपल सा चार्ट लाइक एक साइड रॉ मटेरियल लिखो, एरो लिखो, नीचे एक्सपेंसेस लिखो सारे, वहाँ पे फाइनेंस गुड्स एंड एक्सपेंसेस को डायरेक्ट नीचे करके दिखा दो कि ये मेरी कॉस्ट है। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे टाइप्स किया गया। कॉस्ट काफ़ी तरीके की होती है, अलग अलग बेसिस पे हमने डिवीजन किए है। यहाँ पे मैं अराउंड 9 बेसिस के इस पे करूँगा। क्लासिफिकेशंस हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं हमेशा। हम उसकी कॉस्ट के नेचर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स कैसे क्लासिफिकेशन होती है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है। देन हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कौन सी, सेमी वेरिएबल। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट ये तो हमेशा लगेगी ही लगेगी, प्रोडक्शन चाहे मैं 10 यूनिट का करूँ चाहे 1000 यूनिट का करूँ। वेरिएबल कैसे प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहे हैं। देन हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, ट्रेसेबिलिटी, प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट डिसीजंस, कंट्रोलेबिलिटी, टाइम, फंक्शंस, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मैंने सिंपल 3 हेड्स में डिवाइड किया था। एक था मटेरियल, पिछली वाली स्लाइड पे ले आता हूँ, एरो से दिखा रहा हूँ, मटेरियल, सर्विस और लेबर। जो मेरे मटेरियल के लिए कॉस्ट लगी वो मेरी मटेरियल कॉस्ट, जो मेरी उस पर्टिकुलर सर्विस में लगी वो सर्विस कॉस्ट, जो मैंने लेबर को पैसे दिए वो मेरी लेबर कॉस्ट। फर्दर मैं इसका सब डिविजन भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं मटेरियल की करूँ तो रॉ मटेरियल में कितना लगा, पैकिंग में कितना लगा, प्रमोशन में कितना लगा, वो चीज़ें भी। एलिमेंट्स के बाद आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन में ये आजकल की काफ़ी कॉमन सेग्रीगेशन है जो कि हम काफ़ी
ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी लग रही है हम लोगों की, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कितना ले रहा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को वर्ड्स में लिखना हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि पीपीटी भी अवेलेबल रहेगी, आप हम लोगों की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फंक्शंस के बाद आता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से काफ़ी बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वेरिएबिलिटी यहाँ पे मैं टाइम के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि लाइक मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो कि मेरी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम है थ्रू आउट। जैसे कि मान लो मैंने एक फैक्ट्री ओपन करी है, फैक्ट्री का मैं रेंट दे रहा हूँ, रेंट मेरा कांस्टेंट है, चाहे फैक्ट्री के अंदर मैं 10 पीस प्रोड्यूस करूँ चाहे 1000 पीस करूँ, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की ही उतनी रही। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरी प्रोडक्शन के साथ चेंज हो गई। अगर मैं 10 कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल मेरा 10 के हिसाब लगेगा, बट अगर मैं 10 की जगह 1000 कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगी, प्रोडक्शन में वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो जाएगी टोटल कॉस्ट। उसके बाद आती है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मेरी फिक्स भी रहती है एंड कई बार चेंज भी हो जाती है। जैसे कि मेरी रिपेयर वगैरह मशीन ख़राब हो गई, ना ये मैं फिक्स में ले सकता ना मैं ये वेरिएबल में ले सकता, ख़राब हुई ठीक तो करवानी पड़ेगी, तो मेरी वो सेमी वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि लाइक हमारी एलिमेंट्स के हिसाब से क्या थी, मटेरियल, सर्विस वगैरह, फंक्शंस देखा, वेरिएबिलिटी देखा। अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो है जो कि मेरा कोई एक इंडिविजुअल बंदा या फर्म के डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं एक आया मेरा परचेज डिपार्टमेंट में एक दिन मैंने मैनेजर ए को भेजा, वो रॉ मटेरियल लेके आया, दूसरी बार मैंने मैनेजर बी को भेजा। हो सकता है जो मेरा मैनेजर बी है उसकी परसुएशन पावर, बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मैनेजर ए, तो हो सकता है कि वो मेरे जो रॉ मटेरियल्स है वो सस्ता ले आएगा। तो ये मेरे क्या है, कंट्रोलेबल डिसीजंस है, जो लाइक मैनेजर मैं वेरी करवा के बेटर करवा सकता हूँ। जबकि अनकंट्रोलेबल क्या है कि वो सारी कॉस्ट जो कि रहेंगी रही, उस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो मेरा रेंट जाने ही जाने, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने 10,000 का एग्रीमेंट किया है, आज मैं 10,000 दे दूँ, अगली बार उसको 8,000 पकड़ा दूँ, वो चीज़ नहीं होगी, वो मेरे हाथ से बाहर है, वो अनकंट्रोलेबल है। इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अगेन नाम से ही पता लग गया, जो मेरी नॉर्मल कॉस्ट आ रही है वो मेरी नॉर्मल हो गई। एबनॉर्मल जो कि अचानक आ गई, जैसे कि सपोज कर लो बिल्डिंग में आग लग गई एकदम से, मेरी मशीनरी ख़राब हो गई, नई मशीनरी लानी पड़ी, तो ये मेरी एबनॉर्मल कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। तो ये था अबाउट नॉर्मेलिटी। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब टाइम में कौन सी दो होती है, एक होती है हमारी हिस्टोरिकल और एक होती है हमारी प्री डिटरमाइंड। हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड नाम से ही पता लग गया। प्री डिटरमाइंड मेरी कौन सी कॉस्ट होगी, जो कि मैंने पहले ही सोच ली मेरी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। एक तरीके का मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है कि मैंने प्रोड्यूस किया, देन उनको नोट डाउन कर लिया, हाँ भाई मेरी इतनी कॉस्टिंग आई, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा एंड उसकी कॉस्टिंग ले ली। जबकि प्री डिटरमाइंड में मैं पहले से डिटरमाइन करके चल रहा हूँ। इसके बाद आती है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी में अगेन दो है, डायरेक्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट, या फिर इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, जो कि मैं डायरेक्ट नोट डाउन कर सकता हूँ, पॉइंट आउट कर सकता हूँ, हाँ भाई ये इस चीज़ की कॉस्ट थी इसलिए हुई। इनडायरेक्ट जो मेरी नहीं है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट जैसे कि मैंने सपोज़ करो एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगा वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। मेरे को डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा 50,000 रुपये का कंप्यूटर है तो इसमें मेरा 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल लगा ही लगा है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, भाई बाहर गार्ड रखा जिससे चोरी ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी मेरी नॉन ट्रेसेबल है। ये मैं इंडिविजुअली यूनिट वाइज कभी भी पहले से लेके नहीं चल सकता कि अगर मान लो मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये नॉन ट्रेसेबल वाली और अच्छे से डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ हम लोग लेके चलेंगे ही चलेंगे, हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट को कभी भी एलोकेट नहीं कर सकते। इसके बाद आती है प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल में जैसे कि नाम से ही पता लग गया, हमने ऑलरेडी प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग बजट्स बना दिए जिससे कि बजट कॉस्ट आ गया एंड देन कंट्रोल करके रखा। बजट कॉस्ट हुई, मैंने एडवांस में मैन्युफैक्चर ने सोच लिया कि लाइक मेरा कितना कॉस्ट लगेगा एंड उस हिसाब से मैंने बजट बना दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी वही होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस थी। एक तरीके से जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो बजट कॉस्ट का पार्ट है।
इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट डिसीजंस के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने 6-7 लिखे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है, इम्प्लाइड कॉस्ट क्या है और संक कॉस्ट क्या है। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके लिए मैंने एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा आगे, ताकि आप लोगों को वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट वगैरह क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल का जब भी आप लोग वर्ड सुनोगे आपको हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी याद आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता था कि जब भी हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा खाया था हमें कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, जो ऑल्दो स्टार्टिंग में ज़्यादा आगे घटती चली जाती थी, वैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मान लो पहले अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, जैसे ही मैं 100 से 101 यूनिट करूंगा तो मेरी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया, दैट विल बी माय मार्जिनल कॉस्ट। ये हम लोग क्यों करते हैं? हम बेसिकली देखते हैं कि इससे हम लोगों का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो हो पाए एंड मिनिमम कॉस्ट हम लोग अचीव कर पाए। उसके बाद आता है सेकंड, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल नाम से ही पता लग रहा है, जब भी मैं कोई नई चीज़ प्रोडक्ट में करता हूँ जिससे कि वो पिछले प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाया, वो मेरी डिफरेंशियल कॉस्ट है। पहले जो मैं शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसमें साइज़ में ले रहा था 42, आज मैंने कर दिया 40 कर दूंगा तो कॉस्ट कम आ जाएगी। तो ये जो कॉस्ट कम आई, डिफरेंस मैं कर पाया, दैट विल बी माय डिफरेंशियल कॉस्ट। ऑल्दो जनरली हम लोग एट प्लेस ऑफ उसका साइज़ चेंज करने के बाद मे बी उसमें कोई और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एट प्लेस ऑफ साइज़ में भी प्रिंटिंग चेंज करी या कुछ और किया, तो वो हम लोगों का डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद चलते हैं टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटी हम इकोनॉमिक्स के टर्म में मान के चलते हैं कि अगर मैंने ये बात फॉलो नहीं किया होता एंड इसके बजाय अगर दूसरा किया होता है उसमें मेरी कितनी अर्निंग आती। या मैं आसान शब्दों में बोलूँ, हम लोगों को एग्जांपल लेते हुए चलूँ, अगर मैं वन प्लस का फ़ोन नहीं लेता, वन प्लस की जगह अगर मैंने वीवो का लिया होता तो मेरे लिए कितना बेटर रहता। जो मैंने वीवो वाला लूज आउट किया जस्ट टू टेक वन प्लस फ़ोन, वो मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई टूवर्ड्स वीवो। वैसे ही प्रोडक्शन की बात करूँ, मैंने प्रोडक्शन में प्रोसेस ए को फॉलो किया, प्रोसेस बी को सैक्रिफाइस करके, तो प्रोसेस बी इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोसेस ए। प्लेसमेंट नाम से ही पता लग रहा है, कोई भी एक प्रोसेस को रिप्लेस करना या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करना, जितना उसमें कॉस्ट लगा वो मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। इसके बाद आता है इम्प्लाइड कॉस्ट। इम्प्लाइड कॉस्ट और संक कॉस्ट। संक कॉस्ट में क्या होता है? संक कॉस्ट जनरली मैं लेता हूँ कि जब भी मैं कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ जो कि मे बी एक टाइम की कॉस्ट है जिसको मैं फर्दर चेंज नहीं कर सकता। जनरली जब भी मैं कोई नई मशीनरी ले रहा हूँ, नया इक्विपमेंट ले रहा हूँ, एक बार कॉस्ट लगी, आगे इफेक्ट भी लाई, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं उसको आगे चेंज नहीं करा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपने इसकी मीनिंग समझ ली हो ताकि एग्जाम में इसको अपने वर्ड्स में भी लिख पाओ। उसके अलावा डू जॉइन आवर चैनल एंड डू बिकम मेंबर एज वेल। ऐप चेकआउट करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, सब कुछ करो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।